जल्दी ये प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। बिल्कुल, तो और ये प्रोग्रेस अब कैसे कर रहा है इस सवाल पर भी आएंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब, मुझे लगता है कि अब राफेल पर निर्भरता, राफेल में जो एमबीडीए मेट्योर लगा है उसमें भी विजुअल, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, लेकिन वो रेंज ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर 100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ गांडीव की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर 340 किलोमीटर की एक क्षमता अपने आप में बता रही कि ये बादशाहत न सिर्फ हम दुश्मनों पर दबदबा बनाने में कामयाब होंगे, बल्कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी हम अब एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं, इसकी डिमांड बढ़ेगी और हमें सप्लाई करना होगा। जी हाँ सुमित, अस्त्रा सीरीज ऑफ एयर टू एयर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही सक्सेसफुल ट्रायल किए गए हैं। जब अस्त्रा मार्क 1 लॉन्च किया गया तो उसने 110 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। जब अस्त्रा मार्क 2 का ट्रायल किया गया तो 160 किलोमीटर की दूरी से उसने टारगेट को एंगेज किया। अभी अस्त्रा मार्क 3, जिसको ऑफिशियली गांडीव नाम दिया गया है, यह 350 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को एंगेज कर पाएगा। हाँ, बात यह है कि एयर टू एयर कॉम्बैट जब होती है तो ये किस तरह के श्रेणी के टारगेट होंगे जो कि 350 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। जाहिर बात है कि 350 किलोमीटर की दूरी से जो तेजस का रेडार है या रफाल का भी रेडार है, वो छोटे फाइटर विमान को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाता। चाहे आप तेजस का एजिया रेडार देख लें या रफाल का रेडार देख लें, 350 किलोमीटर की दूरी से फाइटर पायलट को सिर्फ वही टारगेट नजर आते हैं जिनका कि क्रॉस सेक्शन जो है 5 मीटर, 5 स्क्वायर मीटर या 10 स्क्वायर मीटर हो। जैसे कि एयर टू एयर रिफ्यूलर हो गए, दुश्मन का एवाक विमान हो गया, दुश्मन का बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान हो गया, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर। तो कॉम्बैट जब होती है, एयर कॉम्बैट होती है, तो फाइटर विमानों के बीच में क्या होता है कि एक टिपिकल फाइटर विमान का रेडार क्रॉस सेक्शन महज 1 स्क्वायर मीटर होता है। तो राफेल और तेजस दोनों ही ग्राउंड बेस्ड रेडार पर निर्भर करेंगे 350 किलोमीटर की दूर पर टारगेट को देखने के लिए। तो एयर कॉम्बैट में होता क्या है कि पायलट को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है। तेजस का पायलट स्क्रैम्बल करेगा तो 2 मिनट में, 5 मिनट में ही वो 10,000 20,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और ग्राउंड में जो हमारा रेडार है या युद्ध स्थल में अगर हमारा खुद का अवाक विमान है, जैसे हमने नेत्रा बना लिया है अभी, तो वो 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बड़े वाले विमानों को पिकअप कर लेगा और तेजस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट है उसको टारगेट का दिशा और दूरी बता देगा। उसके बाद तेजस जो है वो गांडीव को लॉन्च कर देगा। हम्म। खास बात यह है कि ये जो 350 किलोमीटर की रेंज हम बोल रहे हैं, ये रेंज जो है 20,000, 30,000, 40,000 फीट की ऊंचाई पर अगर टारगेट है तो। अगर टारगेट 20,000 फीट से नीचे है, समझिए मात्र 10,000 फीट पर है, तो ये रेंज कम हो जाता है, 150 160 किलोमीटर हो जाता है। और टारगेट अगर और भी नीचे है, समझिए मात्र 5,000 किलोमीटर फीट या 2,000 फीट, तो ये रेंज और कम होके करीबन 90 या 80 किलोमीटर हो जाती है। क्या होता है कि भविष्य के युद्ध में फाइटर विमान जो हैं वो जब एयर कॉम्बैट में एंगेज होंगे तो कॉम्बैट लो लेवल पर होगी। तो लो लेवल पर कॉम्बैट करने के लिए तेजस में 3 तरह के मिसाइल लगाए हैं गए हैं। पाइथन 5 लगाया गया है, एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाया गया है। इनकी रेंज जो है होती है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन जब कॉम्बैट भविष्य में सारे कॉम्बैट लो लेवल पर होंगे, अल्ट्रा लो लेवल पर होंगे, जी। तो ऐसी हालत में कॉम्बिनेशन ऑफ गांडीव जो होगा और एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 जैसे मिसाइल, ये एक बहुत ही किलर और पोटेंट कॉम्बिनेशन होगा। तो गांडीव के एक्सपोर्ट ऑर्डर आएंगे कि नहीं, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। अभी अफ्रीका के देशों के कई एयरफोर्स हैं, लेटिन अमेरिकन देशों की एयरफोर्सेज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में काफी एयरफोर्सेज हैं जो कि गांडीव को भारत से खरीदना चाहेंगी। जी बिल्कुल, और यहाँ यही बाजी पलटती हुई जिस सवाल को लेकर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने ये कहा था कि दुनिया वाले हैरान हैं कि इतनी कम समय में इतनी तेजी से प्रोग्रेस डिफेंस सेक्टर में, कि अब हम ऐसी मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो राफेल को भी
की बढ़त को भी हम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये पहले भी संभव था विंग कमांडर साहब, जरूरी थी यहां इच्छा शक्ति की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर भरोसा हमने पहले ही किया होता। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर बात सारी ये है कि उन पे भरोसा करना या ना करना हमारी नीतियों पर डिपेंड करता। हम आरएनडी में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, ये तो हमारी और जो अवैक की बात है, अगर अवैक के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर फाइटर एयरक्राफ्ट अवैक की हेल्प लेके जब अपना टारगेट की तरफ जाता है और उसकी बीवीआर मिसाइल होती है, उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अवैक उसको हेल्प करता है। और फिर जो अवैक में जो रडार होता है और अवैक में जो फाइटर कंट्रोलर होते हैं, वो जब इसको उनको गाइड करते हैं तो उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। उसी जब अवैक पीछे होता है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, वो आपके फाइटर को और गाइड करता है जी। खासकर लो लेवल की जो बात कर रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, उसमें ये होता है कि अगर आप एक लो लेवल टारगेट को चेस कर रहे हैं पर आपके पीछे हाइट पे अवैक है, तो आपको वो फिर उस फाइटर के दुश्मन के पीछे लगा सकता है जहां पे आपकी मिसाइल की क्षमता बढ़ जाती है। पर इस सब को करने के लिए पहले ये अनुमान लगाया गया था, ये रिसर्च भी हो गई थी, इसकी रिपोर्टें भी थी। जब हम लोग जूनियर ऑफिसर थे तब ये बात हो गई थी, पर इच्छा शक्ति जो आपने वर्ड यूज किया है वो नहीं थी। अगर इच्छा शक्ति होती तो हम कब के कर गए होते। अगर इच्छा शक्ति होती तो आज HF-24 के ऊपर E-300 इंजन जिसको कि हमें डिनाई कर दिया वो होता, तो आज ये कई एयरक्राफ्ट की बात ही ना कर रहे होते। आप ये जो अब बात कर रहे हो, आपको LCA बनाना पड़ा तेजस, क्योंकि HF-24 को हम डेवलप नहीं कर पाए, हमारे को रशिया ने डेवलप नहीं करने दिया। सच्चाई ये है, उसने MiG-23 स्क्वाड्रंस को लगाना था तो 3 HF-24 के स्क्वाड्रंस को डाउन किया। मैं ये बता रहा हूं इच्छा शक्ति की बात, ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी थी, इसके कारण ये हुआ। अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती तो हम फिर उनके झांसे में नहीं आते। और आज तो जो जिस गांडीव मिसाइल की हम चर्चा कर रहे हैं विंग कमांडर साहब, यकीनन ये चीनी स्टेल्थ जेट को भी मार गिराने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल होगी, ये चीनी स्टेल्थ को भी मार गिराएगा। उसमें देखिए स्टेल्थ की जो टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है। आज सबसे पहले जो युगोस्लाविया का में युद्ध में, कोसोवो के युद्ध में जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट गिरा था वो F117 स्टेल्थ फाइटर गिरा था, सबसे पहला। लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता क्योंकि उसको एक रशियन के थर्ड P-18 ने उसको पिकअप कर दिया था। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ग्लॉसी पैम्फलेट के अंदर इनकी जो कैपेबिलिटीज को पब्लिश किया जाता है, इसको आप बिल्कुल मत बिलीव करिए जब तक आपके पायलट और आपके इंजीनियर्स उसको टेस्ट ना कर लें और अपनी रिपोर्ट बनाएं। ये स्टेल्थ को बहुत ज्यादा इसको एग्जैजरेट किया गया है। कई कहते हैं हमको रडार अब्जॉर्बेंट पेंट हम लगा सकते हैं, हम उसको कई चीजें कर सकते हैं, कई हद तक आप उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर सकते हैं, पर प्योर स्टेल्थ फाइटर अभी तक नहीं आया है और ना ही वो आएगा। हाँ, रडार की डिफिकल्टी होती है, आज के एडवांस रडार्स हैं उनको पिकअप कर सकते हैं। और जैसे अभी ग्रुप कैप्टन बता रहे थे देवनाथ कि अब इसमें जो हमारे जो AESA रडार जो लगेगा, इसके अंदर जो एडवांस एरे रडार जो होंगे, वो आप देखेंगे कि वो स्टेल्थ की कैपेबिलिटी को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर वही बात हुई, कॉम्बिनेशन ऑफ इच्छा शक्ति और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जितना पैसा R&D में लगाएंगे उतना आपको असली फल मिलेगा। R&D में GDP, हमारा डिफेंस बजट में GDP में हमारा डिफेंस के लिए अलॉटमेंट ऑफ फंड्स अब 1.9 से 3 होना चाहिए मिनिमम, 3.5 to 5, फिर आपकी बात बनती है। बिल्कुल, हाल के दिनों में हमने कई बार देखा, कई बार चर्चा भी की इस मुद्दे पर। हम सिर्फ हम हवा के क्षेत्र